जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने कहा है, कितना जरूरी है और क्या फर्क पड़ेगा इससे, क्या देख पा रहे हैं आप? कम से कम इतना तो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का एक संगठित विरोध हो रहा है। आपको उम्मीद है इस भारत जोड़ो यात्रा से और राहुल गांधी से? जरूर उम्मीद होनी चाहिए। इतनी तो उम्मीद है कि कोई न कोई एक पॉलिटिकल फोर्स है जो बीजेपी को चैलेंज कर रही है। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। कहीं ना कहीं सत्ता में आने की छटपटाहट कांग्रेस पार्टी में अब साफ तौर पे दिखने लगी है और कहीं ना कहीं इसी नाते कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान कर दिया है। 7 सितंबर से यह यात्रा शुरू होनी है। तकरीबन 150 दिनों की यात्रा होगी और 3500 किलोमीटर यात्रा का जो लेंथ होगा वो बताया जा रहा है। 12 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे इसका और तमाम नेता होंगे कांग्रेस के। कन्याकुमारी से शुरू होकर यह यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी। इस यात्रा के से क्या निकलेगा, कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है, कांग्रेस पार्टी का कि जो एजेंडा है इस यात्रा के जरिए वो क्या है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंद्रभान प्रसाद जी, जो कि चिंतक हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, स्वागत आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू थैंक यू। हाँ सर, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो करेगी, क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को सत्ता में आने की छटपटाहट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होनी चाहिए जो सत्ता में नहीं है। इसका नेचर है, तभी तो पॉलिटिकल पार्टी है वो। पर उसके कुछ इम्प्लीकेशंस पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए होते हैं। मसलन बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार है, इसके निशाने पर देश का संविधान है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी भारतीय संविधान को यहाँ रख करके इसकी जगह पर लाकर मनुस्मृति रख देगी। इसी संविधान में इतने बदलाव कर देंगे ये कि मनुस्मृति का ही जो है इम्पैक्ट समाज पर होगा। जैसे आज जो 4th स्टेट, चौथा खंभा कहा जाता था मीडिया का, वो डूब चुका है। जुडिशरी नाम मात्र की बची है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन का तो काम ही हो गया है कि रूलिंग पार्टी को जितवाना और जगह जगह गांव-गांव में 10 वोट 20 वोट काट देना इलेक्शन के 2-4 महीने भर पहले। तो हिंदू राष्ट्र भी ऐसा नहीं होगा कि तिरंगा को हटा के भगवा लगा देंगे, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र का जो नेचर है, हिंदू राष्ट्र का मतलब सवर्ण समाज की सत्ता। हाँ, भाजपा के पास या आरएसएस के पास कोई देश नहीं है, इनका कोई राष्ट्र नहीं है। इनका जो भी राष्ट्र है वह सवर्ण समाज की जो कास्ट है, सत्ता है, उसी में है। सवर्णों का शासन बना रहा है, यही हिंदू राष्ट्र है। तो इसको रोकने वाला कोई न कोई तो चाहिए। आप बता दीजिए किसी संगठन का नाम जो राष्ट्रीय पैमाने पर बीजेपी से टक्कर लेने की स्थिति में है। तमाम क्षेत्रीय दल हैं, पर इनमें से किसी का कंटिन्यूअस एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी स्टैंस जो है नहीं रहा है। 67 में सारे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, सारे लोग मिल करके इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। 89 में जो राजीव गांधी जी के डेथ के बाद जो है ये जो सरकार बनी, तो एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ बीजेपी, वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रहे थे। तो एंटी बीजेपी जो स्टैंस कंटिन्यूअस
जो रिकॉर्ड कांग्रेस का है किसी का नहीं है। कांग्रेस को हम लाइक करें या डिसलाइक करें, जब हिंदू राष्ट्र की जो कोशिश हो रही है लाने की, तो इसमें सबसे बड़ा निशाना भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक, जिसका संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो सर ये जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने कहा है, कितना जरूरी है और क्या फर्क पड़ेगा इससे, क्या देख पा रहे हैं आप? कम से कम इतना तो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का एक संगठित विरोध हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट बात है पहले। ये इम्पोर्टेंट बात है। पब्लिक सेक्टर खतरे में है। जिस बैंकों का प्राइवेटाइजेशन इंदिरा गांधी ने किया था और कांग्रेस पार्टी ने ही उनको निकाल दिया था, अपने पार्टी से बर्खास्त कर दिया था, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो ये सब के खिलाफ कहीं तो कोई आवाज़ आनी चाहिए। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, किसने रोका है इनको कि आप भी इस तरह की यात्रा शुरू करो जिसमें देश खतरे में है? अभी हम स्पीच देख रहे थे जो आपने भेजा है, तो उसमें दिग्विजय सिंह साहब हैं, जयराम रमेश साहब हैं, ये लोग कह रहे थे कि एक सब कुछ खतरे में, वतन खतरे में है। तो बाकी को खतरा दिखाई पड़ रहा हो न पड़ रहा हो, हमें तो खतरा साफ दिखाई दे रहा है कि अगर रिपब्लिक कमज़ोर पड़ेगा तो दलित कमज़ोर पड़ेगा। और जो लाखों लाख दलित जो काम करते हैं पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में, ये 1950 तक आते आते गायब हो जाएंगे, कंप्लीटली गायब हो जाएंगे। सर अभी 2 दिन पहले दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई थी इससे रिलेटेड, और तमाम सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद थे, राहुल गांधी की भी स्पीच उन्होंने दिया था। तो सिविल सोसाइटी कांग्रेस के जो साथ आई है, ये वही सिविल सोसाइटी है जो एक वक्त में अन्ना हजारे के साथ खड़ी थी। तो उसको आप सिविल सोसाइटी को साथ लेके चलने की कांग्रेस की मजबूरी क्यों है, और सिविल सोसाइटी के साथ आने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, सिविल सोसाइटी को तो पहले ये लग रहा था कि अपर कास्ट का शासन आ जाएगा, हमारे बच्चों को जॉब मिले न मिले, दलितों को जॉब नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों को जॉब नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। सिविल सोसाइटी की यही चिंता थी ना। तो अब जब जॉब किसी के लिए नहीं रह गए, तो अपर कास्ट के नौजवान भी अब उस कठिनाई से जूझ रहे हैं। एक पंडित जी हमारे सोसाइटी के बगल में हैं, हमने उनसे पूछा क्या हाल चाल है? अरे क्या हाल चाल है, बहुत मंदी चल रही है। हमने कहा किस बात की मंदी? बोले आजकल शादियाँ ही नहीं हो रही हैं जितनी होनी चाहिए थी। तो पंडित जी भी प्रभावित हैं, शादियाँ ही नहीं हो रही हैं। तमाम अपर कास्ट के नौजवान युवक और युवतियाँ बिना शादी के घूम रहे हैं। कौन अपनी बेटी की शादी किसी बेरोजगार आदमी से कर देगा? तो अब यह आँच उन पर भी आने लगी है। तो कांग्रेस को सत्ता मिल जाए, कांग्रेसी खुश रहें, वो भी खाएं कमाएं, लेकिन कांग्रेस से संविधान को खतरा नहीं है, पब्लिक सेक्टर को खतरा नहीं है, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उसको खतरा नहीं है। और अगर कांग्रेस को इनसे खतरा नहीं है तो संविधान बचा है, तो हमारी अगली पीढ़ियां आगे बढ़ती रहेंगी। और देश के सामने अभी आप क्या चुनौती देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, और आपको लगता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें? देखिए, कांग्रेस खराब नहीं करेगी चीज़ें। आपने चुनौतियां क्या है? चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो इंडियन रिपब्लिक के विरुद्ध जो पहले की ग्रामीण रिपब्लिक्स हुआ करती थी, बाबा साहब ने जिसका अपने उद्घाटन भाषण में जिसका जिक्र किया कि हर गांव एक विलेज रिपब्लिक है, इसकी अपनी अलग की सत्ता है। और 70 साल के जो दलित हैं उनसे पूछिए कैसा ज़माना था जब गांव की रिपब्लिक थी और ज़मींदार उसके मालिक थे। तो वो लोग चाहते हैं कैसे न कैसे कुछ उस तरह का ज़माना वापस आ जाए। तो भारत के सामने हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का सीधा अटैक भारतीय राष्ट्र पर है। इस समय जहाँ तक मैं अपने पूरे जीवन के अनुभव के आधार पर कर सकता हूँ, इस समय
देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। सर, राहुल गांधी तो दिखते हैं कांग्रेस के सामने कि चलिए एक युवा नेता हैं, एक डायनेमिक लीडर हैं, लेकिन इसके अलावा जो तमाम एक पीढ़ी दिखती थी पूरी खड़ी राहुल गांधी के साथ 5 साल पहले तक, धीरे धीरे करके सब छिटक रहे हैं या फिर उनकी आपसी लड़ाइयाँ चल रही हैं कई स्टेट्स में। तो अकेले राहुल गांधी इस मोर्चे को संभाल पाएंगे? नेताओं का भाव नहीं दिख रहा है आपको, कैसे लड़ेंगे ये लोग भाजपा से? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है और मेरे पास एविडेंस है, वन पार्टी नेता ही थर्ड वर्ल्ड में चलता है। वन पार्टी नेता, बताइए बीजेपी में कितने नेता हैं? बाकी जितने नेता हैं बीजेपी के, उनका क्या हुआ? आरजेडी में कितने नेता हैं? समाजवादी पार्टी में कितने नेता हैं? डीएमके में कितने नेता हैं? ये तेलंगाना संघर्ष समिति है, उसमें कितने नेता हैं? तो सर, बीजेपी के पास तो एक नेताओं की कतार तो रही है ना। बीजेपी ने उस कतार, कांग्रेस के पास भी रही है, लेकिन वो अब पीछे छूट गए लोग हैं। जयराम रमेश या फिर दिग्विजय सिंह, तमाम लोग की आप बात करेंगे तो एक उम्र का फर्क तो पड़ता है ना सर। देखिए, वो तो कांग्रेस में जो पद प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस पार्टी में थे, बैठे थे, बार बार राज्यसभा में उनका नॉमिनेशन होता जाता था, बंगला पड़ा रहता था, कुछ लोगों के पास 2-2, 3-3 बंगले लुटियन जोन में हुआ करते थे। तो इस तरह के जो लालची तत्व थे वो धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। पर बीजेपी में तो जो बढ़िया, जो नामी लीडर थे, उनको ज़बरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। एक फ़र्क ये देखिए, आज नितिन गडकरी पर क्यों हमले हो रहे हैं? तो अकेले राहुल गांधी काफ़ी हैं अगर वो इसी लगन से काम करते रहें। और अब सवर्ण समाज पर मार पड़नी शुरू हुई है, जो पहले, हाँ, सवर्ण क्यों छोड़ेगा भाजपा को? हाँ, क्योंकि जब जॉब ही नहीं रहेंगे तो दलित तो फिर भी नमक और रोटी खा लेगा, लेकिन सवर्ण समाज के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो 2 जनरेशन बिना जॉब के या बिना संसाधन के रह सकें। टूट जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, प्रोस्टिट्यूशन में चले जाएंगे, इनमें वो दम नहीं है। जमींदारों ने जमींदारी उन्मूलन के बाद बाकी ज़मीनें बेच के खाई है। जो शहरी जो मिडिल क्लास है, बेसिकली बनिया वर्ग, मुथूट फिनांस इनको 1 जनरेशन चलाएगा। इनके पास इतना सोना वगैरह है, उसके बाद ये सड़क पर आ जाएंगे, एकदम सड़क पर आ जाएंगे। यह जिन्होंने पैदा होते ही पराठा और परवल की सब्जी खाया है, वह नमक रोटी खाकर जिंदा नहीं रह सकते। सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से सेंटर में है वो लगातार दूसरे टर्म में स्टेट्स में, तमाम स्टेट्स में धीरे धीरे आ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा है या फिर जो कांग्रेस की मुहिम है, इस वक्त में जितनी मजबूत बीजेपी है उसको रोक पाना आसान होगा क्या? देखिए, कैंसर भी एक बीमारी है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती हो और बढ़िया हो, ये ज़रूरी नहीं है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके स्लोगन्स क्या हैं? मैंने किसी कांग्रेसी को टेलीविज़न पर यह कहते हुए नहीं सुना कि हमने राजीव गांधी फेलोशिप इतने हजार की संख्या में बांटी है। यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी करने वाले दलितों की भरमार हो गई, जो कुछ 40,000 या कुछ रुपए मिलते थे, कि कोई कांग्रेसी क्लेम ही नहीं करता है। कोई कांग्रेसी ये क्लेम नहीं करता है कि राजीव गांधी ने लाखों लाख दलित नौजवानों को स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के दौरान 1989 में भर्ती किया। कोई कांग्रेसी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि पूरे भारत में गांव-गांव में इमरजेंसी के दौरान ये दलितों को ज़मीनें बटी। तो वो क्यों नहीं क्लेम करती है कांग्रेस? उसको तो फायदा है ना। पता नहीं क्यों नहीं क्लेम करते। दलितों को, आपको याद होगा, आप अपने पिताजी से पूछिएगा तो 1975 में दलितों को सवर्ण समाज के लोग सरकारी दामाद बोलते थे। ये सरकारी दामाद हैं, सब कुछ सरकारें इनके लिए। अरे जो हजारों साल से अछूत है, दामाद क्यों हो गया? तो कांग्रेस को एक्सप्लेन करना चाहिए ना। चंद्रभान प्रसाद की जिम्मेदारी ये नहीं है कि इंदिरा गांधी ने दलित उत्थान में IITs में मैंडेटरी कर दिया SC ST का रिजर्वेशन,
कि एक भी सीट खाली रहे और एक भी एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट चाहे 3rd क्लास में पास हो, भर्ती होना चाहिए। सर आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस ने किया, वो मैं एक बार फिर से आपसे वो सवाल पूछूंगा कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कांग्रेस ने किया था, और दूसरी चीज़ की कांग्रेस का आना फिर से क्यों ज़रूरी है आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी क्रांति तो जमींदारी उन्मूलन है। जमींदारी उन्मूलन से जो मोस्टली समाज का जो ज़मीन का जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, इसके मेन बेनिफिशियरी शूद्राज रहे, ओबीसीज, क्योंकि जिसके हाथ में ज़मीन थी जो लिया था ज़मींदार से वो उसकी ज़मीन हो गई, प्रोवाइडेड 20 टाइम्स लगान का एक साथ वो जमा कर दें। तो दलित के पास ज़मीन अगर जोत भी रहा था ज़मींदार से तो एक ही साथ 20 गुना जो है पैसा नहीं था इनको लगान देने के लिए, तो उससे छूट गए पीछे। तो कांग्रेस इस बात को नहीं कहती है कि इस बात को सुन करके शायद सवर्ण समाज के लोग नाराज़ हो जाएंगे, पुराना घाव जो है उनका हरा हो जाएगा। अरे बीजेपी गांव-गांव जाके बोल रही है कि नेहरू सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है, तो हर जमींदार जो ज़मीन वाला था उसे लगा कि अरे यार ये तो असली बात अब बीजेपी कर रही है, पर कांग्रेस को शर्म आ रही है। कांग्रेस ये नहीं बता पाती है कि 1961 का जो लैंड सीलिंग एक्ट नेहरू जी लाए, एकदम सवर्ण समाज भय से पागल हो गया और लैंड बेचना शुरू कर दिया। फिर इंदिरा गांधी ने 1972 का जो लैंड सीलिंग एक्ट और ज़्यादा रेडिकलाइज किया, तो वो जमींदारों की जो सत्ता का अंत था। और PL 480, आप किसी दलित नौजवान से पूछिए PL 840 का मतलब मालूम है आपको? नहीं साहब, हमें तो नहीं मालूम है। इंदिरा गांधी ने शुरू हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय में, कंटिन्यू रहा शास्त्री जी के समय में, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में तो घर घर अमेरिका का अनाज पहुंच गया, PL 480। बाद में चीनी मिलने लगी दलितों को, बाद में सरसों का तेल मिलने लगा, बाद में कपड़े मिलने लगे जो है दलितों को फेयर प्राइस शॉप से। तो इसको कांग्रेस पता नहीं क्यों नहीं इसको जनता के सामने लाती है, जबकि बीजेपी और RSS के लोग गांव-गांव घूमते हैं कि तुमको नेहरू ने बर्बाद किया, तुम्हारी ज़मीन छीन लिया, इंदिरा ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बनिया लोग कहते हैं तुम्हारा जो है बैंक धन छीन लिया, और पब्लिक सेक्टर ला करके प्राइवेट सेक्टर को कमज़ोर कर दिया। और राजीव गांधी ने जो है हजारों हजार दलित युवकों को नौकरी दिया 89 में, तो वो चश्मा लगा के दलित घूमते हैं, और जो है दलितों को PhD करने के लिए हजारों हजार फेलोशिप दिया। तो ये बात कांग्रेस कहने में शर्माती है। सर आखिरी सवाल है, आपको उम्मीद है इस भारत जोड़ो यात्रा से और राहुल गांधी से? जरूर उम्मीद होनी चाहिए। इतनी तो उम्मीद है कि कोई न कोई एक पॉलिटिकल फोर्स है जो बीजेपी को चैलेंज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चंद्रभान सर ने कई इंपॉर्टेंट सवाल उठाए कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं उन बातों को क्लेम कर रही है जो उसने किया, खासतौर पे बहुजनों के लिए, दलितों के लिए किया। अब तय कांग्रेस को करना है कि उसको किसके बूते सत्ता में आना है, किसके बूते चुनाव लड़ना है। उन लोगों के बूते जो आज उनके खेमे में खड़े नहीं हैं, या फिर उन लोगों के बूते जिनके लिए एक वक्त में उसने बहुत कुछ किया और उनको बताकर वह उन्हें फिर से अपने साथ खड़ी कर सकती है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ में अशोक दास, दलित दस्तक।